चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, जिसे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। तो याद रखिए, पहले माध्यम में यानी कि अगर कोई एक माध्यम है उसमें प्रकाश की चाल तथा कोई दूसरे माध्यम है उसके रिस्पेक्ट में, तो उसमें प्रकाश की चाल के अनुपात को यानी कि बट्टा को, रेशियो को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इसे म्यू से सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिएगा आपका कि हवा में, ठीक है, हवा में अगर प्रकाश का जो चाल है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि कांच में जो है कुछ भी है। ठीक है, मान लो कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, तो इसका जो रेशियो होगा वो आपका क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। तो याद रखिएगा। चलिए उसके बाद यहाँ से आता है आपका, तो सबसे पहले म्यू से हम लोग सूचित करते हैं। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, ठीक है, बट्टा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो यहाँ से एक रिलेशन आता है यानी फार्मूला आता है, म्यू बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बट्टा जिसे हम V1 कहेंगे, और माध्यम 2 में जो है प्रकाश की चाल जिसे हम V2 कहेंगे। इस प्रकार से फार्मूला बन के आता है V1 बट्टा V2। इस प्रकार से एक इसका और फार्मूला बन के आता है, जहाँ पे हम बोल सकते हैं कि म्यू बराबर M1 बट्टा M2 भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर बात करें तो M1 बट्टा M2 यानी ये आवर्धन के रूप में लिखा हुआ है। उसके बाद इसी को हम क्या कह सकते हैं, तो साइन आई बट्टा साइन आर, क्योंकि हम जानते थे जब अपवर्तनांक पढ़े थे तो म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर भी होता है। ठीक है, और म्यू बराबर V1 बट्टा V2 भी होता है। आखिर ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे साइन आई बट्टा साइन आर बराबर V1 बट्टा V2 के रूप में भी हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप इमेज के जरिए भी समझ सकते हैं। जैसे ऊपर में माध्यम 1 है वायु और नीचे में माध्यम 2 है कांच। ठीक है, तो इनमें जो भी प्रकाश का चाल होगा और इनमें जो भी प्रकाश का चाल होगा, इन दोनों का जो रेशियो होगा यानी बट्टा होगा, भाग होगा, वही आपका क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, यहाँ से हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट अपवर्तनांक के बारे में। अगर कभी भी अगर आपसे ऐसे पूछे कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष में अपवर्तनांक क्या होगा, याद रखिएगा N12 से व्यक्त करते हैं। अगर N12 अगर बराबर V2 बट्टा V1 हो जाएगा, यानी अगर आपको माध्यम 1 में माध्यम 2 के सापेक्ष अगर अपवर्तनांक पूछता है, तो याद रखिएगा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल को ऊपर रखेंगे और माध्यम 1 में, है ना, प्रकाश की चाल को हम नीचे रखेंगे। ठीक है, जिसके सापेक्ष पूछा जाए हमेशा याद रखिएगा उसको ऊपर रखते हैं। चलिए इसके बाद अगला नोट है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा कि अगर N1, ठीक है, 1 से बड़ा हो जाए, N12 जो है 1 से बड़ा हो जाए, तो प्रकाश की गति जो है माध्यम 2 में अधिक होता है और माध्यम 1 में धीमा होता है। सिंपल सा बात है। अगर रेशियो अगर 1 से ज़्यादा आ रहा है तो सीधा बात है कि जो नीचे में जो चीज़ें होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, ऊपर वाली जो बट्टा की संख्या होगा वो बड़ा होगा। इसी प्रकार से दूसरा नोट भी यही कहता है कि अगर N12 1 से छोटा होता है तो प्रकाश की चाल माध्यम 1 में अधिक है, ठीक है, और माध्यम 2 में धीमा चल रहा है। चलिए उसके बाद अगर N12 अगर 1 बराबर आ जाए यानी 1 के बराबर आ जाए, तो दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल समान है यानी गति समान है, याद रखिएगा। उसके बाद सेम इसी का उल्टा आता है कि अगर आपको माध्यम 2 के सापेक्ष अगर माध्यम 1 का अपवर्तनांक पूछे, तो याद रखिएगा इसको हम कैसे लिखेंगे। तो वही बात फिर कि माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष में पूछा है ना, तो ऊपर देंगे, जिसके साथ सापेक्ष लगा ऊपर। उसके बाद किसके, माध्यम 2 का पूछा है, इसलिए V1 बट्टा V2 हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए तो यहाँ से जो है मुझे उम्मीद है कि आपको अपवर्तनांक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और किसी भी प्रकार का कोई भी आपत्ति नहीं होगा। बाकी ये भी चीज़ें सेम ही है जैसे इसमें है।